तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। दिस इज अधिकार क्षेत्र। तो सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र क्या है, वो उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट होते हैं वो इसको क्लासिफाई करते हैं कि ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव jurisdiction, original but not exclusive jurisdiction। तो ओरिजिनल मतलब मूल अधिकार क्षेत्र और अनन्य और ये जो एपेलेट jurisdiction दैट इज अपीलीय और नेक्स्ट हमारा एडवाइजरी, परामर्शदात्री। सुप्रीम कोर्ट का जो ज्यूरिसडिक्शन है वो कुछ जगह में लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। सीधे, आपको जरूरी नहीं कि आप अपील के थ्रू जाएं। किसी मैटर में हमको सुप्रीम कोर्ट सीधे ही जाना पड़ेगा, यानी आप नीचे केस कर ही नहीं सकते। अगर ऐसा केस है कुछ जिसमें कि आप सुप्रीम कोर्ट से नीचे के अदालतों में केस ही नहीं कर सकते, तो इसको बोलते हैं ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन। मूल तथा अनन्य अधिकार क्षेत्र, मूल भी है और दूसरा को अधिकार नहीं है, दूसरे कोर्ट्स को, तो इसको हम लोग बोलेंगे ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव। दूसरी बात होती है कि मूल तथा, आप गैर अनन्य बोल लीजिए, अनन्य बोल लीजिए। तो ये जो है, ये ज्यूरिसडिक्शन ऐसे होते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट में सीधे तो जा सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाएं। आपके पास और भी ऑप्शन है। अगर और भी ऑप्शन है तो फिर बोलते हैं इट इज ओरिजिनल, आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट सीधा, बट आप जरूरी नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ही जाए, दूसरा कोर्ट को भी पावर है उस मैटर पे, तो इसको बोलते हैं हम लोग नॉट एक्सक्लूसिव। तो इसमें आता है रीट ज्यूरिसडिक्शन, रीट इस वाले में, और इस वाले में आता है डिस्प्यूट्स ऑफ फेडरल नेचर। पहला वाला जो है कि अगर कोई ऐसा डिस्प्यूट है विच इज ऑफ फेडरल नेचर, यानी कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के ऊपर केस कर दी है, या राज्य सरकार केंद्र सरकार के ऊपर में केस कर दी है, या एक राज्य सरकार दूसरे राज्य सरकार के ऊपर में केस कर दी है, या एक राज्य सरकार कई राज्य सरकारों पर केस कर दी है, या एक राज्य सरकार यूनियन प्लस कुछ राज्य सरकारों पर केस कर दी है। ठीक, अगर इस तरह के कोई भी मैटर है तो वो केवल सुप्रीम कोर्ट में ही जाएंगे, दूसरे कोर्ट में जाएंगे ही नहीं। दिस इज ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन। ओरिजिनल है क्योंकि सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, एक्सक्लूसिव है क्योंकि कहीं और जा भी नहीं सकते। ठीक, दूसरा है हमारा ओरिजिनल बट नॉट एक्सक्लूसिव। इसमें वैसे ज्यूरिसडिक्शन होते हैं जिसमें कि आप सुप्रीम कोर्ट में सीधे जा सकते हैं। दिस इज रीट ज्यूरिसडिक्शन। अंडर आर्टिकल 32 आप सीधे जा सकते हैं, या फिर आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। आपको शिकायत है, आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए, या फिर हाई कोर्ट में 226 आर्टिकल 226 का यूज करके
आप चले जाइए हाई कोर्ट में। रीट जुरिस्डिक्शन में दिस इज नॉन एक्सक्लूसिव बिकॉज यू हैव द ऑप्शन टू मूव द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट, यानी केवल सुप्रीम कोर्ट पे मैटर नहीं जाते, इसे इसको बोलते हैं नॉन एक्सक्लूसिव। कुछ बुक्स में सीधा लिख देता है रीट जुरिस्डिक्शन। रीट जुरिस्डिक्शन इज नॉट एक्सक्लूसिव बट इट इज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है हमारा अपीलेट जुरिस्डिक्शन। तो अपीलेट जुरिस्डिक्शन जो होता है, इसमें आप सुप्रीम कोर्ट में अपील के थ्रू ही जा सकते हैं, यानी वैसे केसेज जिस केस में आप सुप्रीम कोर्ट सीधे जा ही नहीं पाएंगे, दिस इज अपीलेट जुरिस्डिक्शन। जा ही नहीं पाएंगे, आपको नीचे से आना पड़ेगा, यानी हाई कोर्ट का डिसीजन से आप नाराज हैं तभी आप जा पाएंगे सुप्रीम कोर्ट, तो दिस इज अपीलेट जुरिस्डिक्शन। राहुल गांधी को हम लोग देखें, नीचे से मूव हुआ, मैटर होते 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 पहुंचा ऊपर, ठीक, और ऊपर पहुंचा और अब जाकर सुप्रीम कोर्ट लेगी, सीधे लेती ही नहीं, तो उसको बोलेंगे अपीलेट जुरिस्डिक्शन। ये जो होता है अपीलेट जुरिस्डिक्शन, ये सिविल मैटर में भी होता है और क्रिमिनल मैटर में भी होता है, सिविल एज वेल एज क्रिमिनल। उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे धीरे धीरे करके। नेक्स्ट है हमारा एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में सुप्रीम कोर्ट को प्रेसिडेंट, अगर एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में प्रेसिडेंट किसी मैटर पे सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है, केस अभी आया नहीं है, आ सकता है, वो पहले ही एडवाइस ले लेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। प्रेसिडेंट एडवाइस लेता है, ठीक, प्रेसिडेंट लेता मतलब सरकार लेती है, वो तो बात क्लियर है। प्रेसिडेंट मतलब प्रेसिडेंट नहीं हुआ, लेकिन बोलने के लिए लिखने के लिए प्रेसिडेंट ही होगा, लेकिन बात तो है कि वो सरकार पूछती है। तो ये जो है वो पूछेगी, तो पूछने पर बताती है, तो दिस इज एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। नहीं, ये जो होगा, प्रेसिडेंट को पावर है सुप्रीम कोर्ट से पूछने का और इसका एडवाइस देने का, इसमें प्रोसेस नहीं है। ये तो प्रेसिडेंट है ना, तो प्रेसिडेंट से सुप्रीम कोर्ट से बात करेगा। तो हम लोग एक एक करके आगे बढ़ सकते हैं कि हम लोग पहला उठा रहे हैं। पहला वाला जो है ओरिजिनल बट एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन, इट इज गिवन इन आर्टिकल 131 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हम शॉर्ट में लिख रहे हैं कि disputes of federal nature comes under this category. Only Supreme Court has power over cases of such nature.
तो इसमें केवल सुप्रीम कोर्ट का पावर है। ऐसा पहला केस जो था ये आया था 1961 में, पहला बार आर्टिकल 131 का यूज हुआ था। ये सरकार थे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, वेस्ट बंगाल। ये सरकार यूनियन गवर्नमेंट में केस की थी। केस जो था कोल बियरिंग एरियाज from acquisition and Development Act (1957). 1957 में यूनियन गवर्नमेंट एक लॉ बनाई थी। इस लॉ का नाम था कोल बियरिंग एरियाज एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट एक्ट, कोयला क्षेत्र का अधिग्रहण और विकास अधिनियम। तो कोयला क्षेत्र का अधिग्रहण और विकास अधिनियम था 1957 का। वेस्ट बंगाल सरकार को इससे प्रॉब्लम था। सेंटर एक कानून बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट का प्रॉब्लम होता है, तो स्टेट गवर्नमेंट को केस करना था, तो उसके पास कोई रास्ता नहीं था इसके अलावे कि वो सुप्रीम कोर्ट में केस करे अंडर आर्टिकल 131। आर्टिकल 131 का यूज करके स्टेट गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट पे केस की। ठीक, दिस इज ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन। रिसेंट में क्या हुए हैं? रिसेंट में एक केस हुआ था 2014 में, 2004 में क्या हुआ था? महाराष्ट्र गवर्नमेंट गई थी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट गई थी कर्नाटक के अगेंस्ट में, क्योंकि बाउंड्री डिस्प्यूट। तो ये जो है बाउंड्री डिस्प्यूट 2004 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट, हम एक यूनियन का और एक केस दिखाए, यूनियन और स्टेट का, और एक दो स्टेट का केस दिखा, जिसमें कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट और कर्नाटक गवर्नमेंट का डिस्प्यूट था, बाउंड्री डिस्प्यूट। दिस केस इज स्टिल पेंडिंग इन सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सबसे जो रिसेंट केस है ये है 2023 का, इसी साल अप्रैल का, जिसमें छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट यूनियन के अगेंस्ट में गई है। यूनियन प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में केस दर्ज करके किसी भी राज्य में छापा मारना, गिरफ्तारी करना जो सरकारें करती हैं। अभी हाल में छत्तीसगढ़ में हुआ था, कुछ कांग्रेस के नेताओं पर, वहां पर कांग्रेस का अधिवेशन होने वाला था, तो उसका ठीक पहले ईडी छापा मारना शुरू किया था। एक केस जो है वो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट यूनियन के अगेंस्ट में की है कि पीएमएलए जो है, पीएमएलए में यूनियन जो कानून बनाई है वो मेरा अधिकार को प्रभावित करता है। मेरा अधिकार था, मेरा अधिकार क्षेत्र को प्रभावित किया। ये केस में यही सब बोलना पड़ता है, मतलब कि उसको दिखाना पड़ता है कि मेरा राइट और उसका राइट, और उसमें डिस्प्यूट है। यहां पर महाराष्ट्र बोल रहा है कि कर्नाटक का इस क्षेत्र में मेरा राइट होना चाहिए, बाउंड्री डिस्प्यूट, इसको सॉल्व कर दीजिए। ये जो है यहां पर वेस्ट बंगाल का कहना था कि ये मेरा राइट था, मेरा राइट छीन ली यूनियन, मेरा राइट था। और यहां पर पीएमएलए से छत्तीसगढ़ बोल रही है कि मेरा राइट था, वो यूनियन छीन लिया। तो इस तरह के केसेस जो होते हैं, दीज आर ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन। ठीक, नेक्स्ट हमारा रीट जुरिस्डिक्शन। रीट बुक्स में आपको रीट ही लिखेगा, लेकिन हम उसको क्लासिफाई उस तरह से किया है कि ओरिजिनल
बट नॉट एक्सक्लूसिव। अगर हम लोगों को कोर्ट से रीट निकलवाना है, रीट जो होते हैं आदेश होते हैं, तो हम लोगों के पास ऑप्शन है कि हम लोग हाई कोर्ट भी चले जाएं या फिर हम लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। एक केस लेते हैं कि हमारा फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, तो फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, हाँ, कोई पर्सन जो है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है किसी पोस्ट करने पर, ठीक है, और जो प्लेंटिफ है, जो पर्सन को गिरफ्तार किया गया, उस पर्सन को लगता है कि हम जो लिखे थे वो मेरा अधिकार था और हमको गिरफ्तार कर लिया गया है, तो मेरा मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ है। मूल अधिकार आर्टिकल 19A का उल्लंघन हुआ है, हम कुछ लिखे और सरकार को गिरफ्तार कर ली, तो इस पर्सन को सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाने का हक है। इसके तरफ से उसका वकील सुप्रीम कोर्ट में मूव कर सकता है कि मेरा जो क्लाइंट है उस क्लाइंट का फंडामेंटल राइट का वॉलेशन हो गया, फंडामेंटल राइट का। अगर किसी का फंडामेंटल राइट का वॉलेशन हुआ है तो उसको सीधा सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है अंडर आर्टिकल 32। सीधे उसको लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट में जाने का जरूरत नहीं है, वो सीधा जा सकता है। एक और एग्जांपल दे सकते हैं कि किसी पर्सन को पुलिस पकड़ ली है बिना मजिस्ट्रेट का परमिशन का, 24 घंटा पार कर चुका है। पुलिस को 24 घंटा ही किसी को हिरासत में रखने का अधिकार होता है, 24 घंटा पार कर चुका है, तो ये सीधा का सीधा फंडामेंटल राइट का वॉलेशन का केस है। आर्टिकल 22 का, आर्टिकल 22 में ऐसा लिखा हुआ है कि किसी को 24 घंटा से ज्यादा मजिस्ट्रेट के परमिशन के बिना गिरफ्तार करके नहीं रखा जाएगा। वैसे केस में ये पर्सन की तरफ से उसका वकील सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है कि मेरा क्लाइंट को छुड़ाइए, ठीक, चूंकि सीधा गया इसलिए इट इज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। लेकिन उसका वकील को यह भी पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट को छोड़ करके हाई कोर्ट चले जाए, जो कि हाई कोर्ट भी उस केस को ले सकती है। इसीलिए बोले कि इट इज नॉट एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि हाई कोर्ट को भी पावर है, हाई कोर्ट को भी पावर है, सुप्रीम कोर्ट को भी पावर है, तो बोलेंगे एक्सक्लूसिव नहीं है कि केवल सुप्रीम कोर्ट का पावर नहीं है रिट जुरिस्डिक्शन, इट इज ऑल्सो द पावर ऑफ हाई कोर्ट्स। तो हाई कोर्ट जाने के लिए आर्टिकल 226 और सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए आर्टिकल 32 का यूज किया जा सकता है। हम आर्टिकल 131 से सीधा 139 में आ रहे हैं। 139 में भी लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट को 5 रेट निकालने का पावर है। ये 5 रेट जो होते हैं, ये 5 रेट सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 निकाल सकती है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन से पावर मिला हुआ है। इसके अलावा आर्टिकल 139 पावर देता है पार्लियामेंट को कि फंडामेंटल राइट का वॉलेशन के अलावा भी किसी मैटर पे वो सुप्रीम कोर्ट को रीट निकालने के लिए लॉ बना सकती है। हमारे देश में अभी ऐसा कोई लॉ नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट को फंडामेंटल राइट के अलावे किसी और मैटर पे रीट निकालने का पावर देती हो। हमारे देश में जो रीट निकलेंगे वो रीट सुप्रीम कोर्ट केवल और केवल फंडामेंटल राइट का वॉलेशन पे ही निकालती है। अगर हमको कोई और शिकायत है, कोई भी और शिकायत, तो हम रीट जुरिस्डिक्शन में सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। यानी कि मान लीजिए कि अभी झारखंड में सोचिए 1932 का खतियान लागू हो जाए, मान लीजिए, और
कुछ लोगों को शिकायत हो, लेकिन वो ये नहीं प्रूफ कर पा रहे हो कि हमारा फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन हो रहा है, अगर ये प्रूफ नहीं कर पा रहे हो तो वो राज्य सरकार के अगेंस्ट में रीट सुप्रीम कोर्ट से नहीं ले पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से रीट निकलवाने का एक ही शर्त है, दैट इज आपका फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपका फंडामेंटल राइट छीन रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। किसी कोई और राइट अगर छीनता है, सरकार अभी हमारे झारखंड में यहां पर नीचे में बिल्डिंग में सीलिंग लगा हुआ है, सीलिंग लगा हुआ है कि बेसमेंट में कोई दुकान नहीं खोल सकता। ठीक, अब बेसमेंट में कोई दुकान नहीं खोल सकता है, अगर ये फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक, सीधे नहीं जा सकते। और अगर फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन है तो आपके पास दो ऑप्शन हो जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। और अगर फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन नहीं है तो आपके पास एक ही ऑप्शन होता है, दैट इज हाई कोर्ट, अगर रीट निकलवाना है तो। बात को थोड़ा समझ लीजिएगा पूरा अच्छा से। सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन पे रीट निकाल सकती है, हाई कोर्ट भी फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन पे रीट निकाल सकते हैं, लेकिन रीट निकालने का पावर सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा हाई कोर्ट को है, क्योंकि हाई कोर्ट ना केवल फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन पे रीट निकाल सकती है बल्कि अदर मैटर्स पे भी रीट निकाल सकती है। ठीक है, हम ये इसको थोड़ा देर के साइड कर रहे हैं। हम बात क्या कर रहे थे, रीट ज्यूरिसडिक्शन। ठीक, रीट ज्यूरिसडिक्शन में आर्टिकल 32 में आपको पावर है कि आप थोड़ा रीट का नाम लिख रहे हैं। रीट ज्यूरिसडिक्शन, रीट जो होता है वो होता है हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, बंदी, क्या बोल रही है, हाँ ब्रिंग द बॉडी। ठीक है, ब्रिंग द बॉडी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। फिर होता है मैंडेमस परमादेश, सर्टियोरेडी या प्रोहिबिशन, प्रतिषेध, और होता है सर्टियोरेडी, ये होता है उत्प्रेषण, और कुओ वारंट अधिकार परीक्षा। शॉर्ट में एक बार रीट के बारे में बोल दे रहे हैं। आर्टिकल 32 में 5 रीट के बारे में बात है। द फर्स्ट इज हैबस कॉर्पस। ठीक, हैबस कॉर्पस का मतलब होता है अगर कोई पर्सन गिरफ्तार है तो अगर उसका गिरफ्तारी के कारण उसका फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट बोल सकती है कि क्यों गिरफ्तार किया, उसको ले आओ मेरे पास। ठीक है, दिस इज रीट, उसको आदेश देती है कि उसका गिरफ्तारी के बारे में हमको जानना है, उसका ब्रेक द बॉडी ले आओ, हम जानेंगे कहीं उसका फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन तो नहीं हुआ। उसको वो गिरफ्तार था तो उसका बॉडी लाओ, आई विल इन्वेस्टिगेट कि क्या इसका फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन हुआ है। फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन का आप आरोप सुप्रीम कोर्ट में लगाए हुए हैं। आप तभी जा पाएंगे सुप्रीम कोर्ट जब फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन का आरोप लगाएंगे, नहीं तो आप जा ही नहीं पाएंगे। जाने का पहला शर्त यही है। अब पहला बात है कि क्या फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन हुआ है,
ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये बात बिना बोले नहीं जा पाएंगे। तो गए, दूसरा परमादेश, मैंडेमस। मैंडेमस में आदेश दिया जाता है कि अगर कोई सरकारी ऑफिसर अपना काम नहीं कर रहा है, उसका काम नहीं करने के कारण मेरा फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन हो रहा है, तो फिर हम बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट को कि मैंडेमस का रिट निकाल दीजिए। सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक, मान लीजिए कि कोई ट्रिब्यूनल, मैंडेमस मतलब आदेश दे रहे हैं किसी को, करो करो। मान लीजिए कोई ऐसा काम करने वाला है, कोई सरकारी ऑफिसर या कोई ट्रिब्यूनल जो उसका अधिकार क्षेत्र से बाहर का है, तो उसको रोकते हैं, उसका अधिकार क्षेत्र से बाहर का है और वो अगर करेगा तो मेरा फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन होगा। तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, बोलेंगे उसको रोक दीजिए, और दैट विल बी प्रोहिबिशन, रुक जाओ। अगर कोई ट्रिब्यूनल कोई आदेश निकाल दिया, उस आदेश से मेरा फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन हो रहा है, तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट में जाकर बोलेंगे उस आदेश को निरस्त कर दीजिए। तो दिस विल बी सर्टियोररी। और कोई अगर व्यक्ति किसी पब्लिक ऑफिस में इलीगली कैप्चर करके बैठा हुआ है, इलीगली, और उससे मेरा फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन हो रहा है, तो हम सुप्रीम कोर्ट में बोलेंगे कि उसे पूछिए कि क्यों उस ऑफिस पे कैप्चर किया हुआ। ठीक, अब पांचों के पांचों केस हम बार बार बोले कि अगर मेरा फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन हुआ है तो तभी हम सुप्रीम कोर्ट जा करके बोल सकते हैं। अगर मेरा फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन हुआ है तो हम यही बात चाहे तो हाई कोर्ट में जाकर बोल सकते हैं, और अगर हम हाई कोर्ट में जाकर के बोल सकते हैं तो फिर एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन नहीं हुआ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अलावा हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। इस बारे में हाई कोर्ट को थोड़ा ज्यादा पावर है, क्योंकि हाई कोर्ट में हम तब भी जा सकते हैं जब मेरा फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन नहीं हुआ। वो बिना फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन में भी सब रेट निकाल सकती है, और सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन में ही रेट निकाल सकती है। हाई कोर्ट का पावर, रीट पावर सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा है। ठीक, तो हाँ, हाई कोर्ट को 226 से पावर मिलता है, और वो पावर फंडामेंटल राइट के लिए नहीं मिलता, वो और मैटर्स में भी मिलता है। और सुप्रीम कोर्ट को 32 से पावर मिलता है, और केवल फंडामेंटल राइट में मिलता है। सुप्रीम कोर्ट का पावर को बढ़ाने का पावर, हाई कोर्ट जैसा कर देने का पावर, पार्लियामेंट को आर्टिकल 139 में दिया है कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो सुप्रीम कोर्ट का पावर सुप्रीम कोर्ट का रीट निकालने का पावर फंडामेंटल राइट से अलग किसी मैटर के लिए भी बढ़ा दे। लेकिन ऐसा कोई लॉ बना नहीं है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट का पावर केवल और केवल फंडामेंटल राइट के लिए। कॉन्स्टिट्यूशनली सुप्रीम कोर्ट को रिफ्यूज नहीं करना चाहिए अगर कोई सीधे पहुंच जाता है तो, क्योंकि हमारा वो भी फंडामेंटल राइट है। लेकिन प्रैक्टिकली सुप्रीम कोर्ट ऐसा आजकल करती है कि जो प्लेंटिफ आता है उसके पास, वो बोलती है कि पहले हाई कोर्ट से आइए। ये प्रैक्टिकली हो रहा है, लेकिन बस जो प्रैक्टिकल बात है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है उसे सहमत नहीं है। वो बोल रहे हैं कि जब हमको पावर है सुप्रीम कोर्ट जाने का, तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्यों बोलती है हाई कोर्ट जाने के लिए? हम तो अपना फंडामेंटल राइट के थ्रू आए हुए थे, आपके पास आए थे। बट प्रैक्टिकली ये हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। अपीलेट में आप बुक पढ़ेंगे लक्ष्मीकांत का, हम इसको ज्यादा डिटेल में नहीं कवर करना चाह रहे हैं। बहुत कुछ है और बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी कुछ मतलब बातें हम बोल देंगे, लेकिन आप उतना याद करने का कोई जरूरत नहीं है इसका, हर एक एक बात। अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन जो है ये आर्टिकल 132 से 134 के बीच में लिखा हुआ है। 132 से 134 के बीच में अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन ये है कि आप हाई कोर्ट से में आपका केस था, उस केस के अगेंस्ट में
आप अपील कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट का केस के अगेंस्ट में, तो कब अपील कर पाएंगे? ऐसा नहीं है कि हर केस, ऐसा भी नहीं है कि हर केस सुप्रीम कोर्ट तक जाता है, ऐसा है नहीं है। मतलब हम लोग ऐसा सोचते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, नहीं जा पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में पेटी केस, छोटे मोटे केस नहीं जाते, हाई कोर्ट में खत्म हो जाते हैं। तो कैसे कैसे जाते हैं? पहला जो होता है वो हो सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स जाएं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेज, मतलब अभी क्या बोल रहे हैं, अभी आप सुप्रीम कोर्ट में सीधे सीधे जा ही नहीं सकते। अगर कोई केस हाई कोर्ट में उसका वर्डिक्ट आता है और हाई कोर्ट उस पे लिख देती है कि वर्डिक्ट में कि इसमें एक ऐसा लॉ के बारे में हम फैसला किए हैं जिसपे के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन का जरूरत है। इस केस में एक ऐसा लॉ था जिसका के फैसला करने के लिए संविधान का व्याख्या जरूरी है, तो वैसे केसेस सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। If the case involves a substantial question of law which requires interpretation of constitution, अगर हाई कोर्ट बोलती है कि हम जो फैसला दिए हैं उस फैसला में एक ऐसा लॉ था जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा केस। फिर आप अपील कीजिए कि हाई कोर्ट तो ऐसा एक कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन किया, तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर बोलेंगे आप कर दीजिए फाइनल इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन मैटर हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन मैटर के अलावे आप सिविल मैटर में भी जा सकते हैं। सिविल मैटर में पहले क्या था? पहले था कि 20,000 रुपए से ऊपर का केस जाता था, उसको खत्म कर दिया गया है। आज के दिन में क्या है? आज के दिन में यह है कि अगर केस में, फिर वही बात कि केस इन्वॉल्व्स जनरल involves a substantial question of law of general importance। इसमें है कि अगर कोई ऐसा लॉ के बारे में हम इंटरप्रेट किए हैं जिसका के सामान्य महत्व है, महत्वपूर्ण एक लॉ का हम क्वेश्चन इसमें है, तो इसलिए ये कोई सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। अगर हाई कोर्ट ये बात बोल देती है कि इसमें कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है जिसमें कि जो सामान्य महत्व का है, तो इसमें जाएगा। सिविल केसेज, जमीन का केस, तलाक का केस, ये सब केस तब जाएंगे जबकि हाई कोर्ट बोलेगी कि ये जनरल इंपॉर्टेंस का लॉ इस का क्वेश्चन इसमें छुपा हुआ। जनरल इंपॉर्टेंस, आप अभी एक इंटरप्रिटेशन आया ना कि अगर तलाक हो जाएगा तो पटपटी आधा हो जाएगा, तो हाई कोर्ट डिसीजन दी है, तो वो उसमें लिख सकती है कि हम एक जनरल इंपॉर्टेंस का केस है ये, तो जाएगा। साहबानों का केस ऐसे करते करते पहुंच गया, एलिमनी का केस था, सारा बानों का भी वही हुआ, ठीक। तो ये हो सकता है। थर्ड, हम पूरा कंप्लीट लिस्ट नहीं दे रहे, हमको बता दे रहे हैं हम, इसमें ये उतना हमको पता है कि इसको याद करके बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है नहीं है, और ये लीगल मैटर ज्यादा है, इसलिए हम लोग उस तरह से नहीं पढ़ रहे हैं।
अब क्या है क्रिमिनल केसेज में, क्रिमिनल केसेज में सुप्रीम कोर्ट में तभी जा पाएंगे जबकि किसी केस में पहले सिविल मैटर और क्रिमिनल मैटर क्लियर कर दे। क्रिमिनल केसेज, हाँ देखिए क्रिमिनल केस और सिविल केस में क्या फर्क है कि सिविल केस इज डिस्प्यूट बिटवीन टू इंडिविजुअल्स और क्रिमिनल केस का मतलब होता है इंडिविजुअल डिस्प्यूट बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। सोसाइटी इज रिप्रेजेंटेड बाय गवर्नमेंट, यानी ऐसे केस है जिसमें एक पार्टी गवर्नमेंट होती है, खुद गवर्नमेंट, तो इसको बोलते हैं क्रिमिनल केसेज। ठीक, मतलब खुद गवर्नमेंट होती है, मतलब वो सोसाइटी के अगेंस्ट क्राइम है। ऐसे नहीं, मतलब कि गवर्नमेंट तो सिविल केसेज में भी होती है, गवर्नमेंट के साथ ही जमीन का डिस्प्यूट हो सकता है, दैट इज अनदर मैटर। लेकिन ऐसा क्राइम अगर ऐसा कुछ हो जिसमें कि जिसको कि समाज के अगेंस्ट माना जाए उस मैटर को, तो इसको बोलते हैं क्रिमिनल केसेज। मर्डर केस किसमें? हाँ मर्डर केस क्रिमिनल में आएगा, चोरी ये सब, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि जिसके साथ में क्राइम होता है, जैसे चोरी हुआ ना, तो जिसके घर में चोरी हुआ वो एक्चुअली पार्टी नहीं होता, वो होता है विटनेस। सरकार एक पार्टी होती है, पुलिस एक पार्टी हो जाती है और एक पार्टी हो जाता है डिफेंडर, एक्यूज्ड, और ये लोग खाली विटनेस का काम करते हैं। मतलब केस में इनको नहीं माना जाता कि चोर का और इसका घर में चोरी का उसका केस है। एक केस सरकार बोलती है कि तुम कैसे चोरी कर लिया, मेरे अगेंस्ट तुम काम किया, तो वो एक पार्टी बन जाती है, तो उसका केस जो होता है पीपी लड़ता है, मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर, मतलब कि सरकारी वकील उस केस को लड़ता है, क्रिमिनल केस को। मर्डर हो जाएगा, मर्डर, चोरी, रेप, बर्गलरी या इस तरह का कोई भी काम हो जिसमें कि माना जाता है कि एक पार्टी सरकार है, सरकार का आदेश है ना, लॉ एंड ऑर्डर, उसका उल्लंघन कैसे कर दिया। तलाक, जमीन, ये सब जो केसेज है वो मानते हैं कि दो लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं, और जब दो लोग प्रॉपर्टी डिस्प्यूट करते में लड़ते हैं तो अपना अपना वकील करते हैं और जज के पास जाते हैं। सिविल क्रिमिनल केसेज में क्या होता है कि अगर मान लीजिए लोअर कोर्ट किसी पर्सन को एक्विट कर दे, बाइज्जत बरी किए जाते हैं, सरकार उस केस को हाई कोर्ट ले गई, हाई कोर्ट में केस गया, हाई कोर्ट क्या की, कन्विक्टेड कर दी, उल्टा कर दी फैसला को, और फांसी का सजा, आजीवन कारावास या 10 साल या उससे ज्यादा का सजा दी है, तो मामला सुप्रीम कोर्ट में ऑन अपील जाएगा, इट इज फिट टू बी अपील्ड इन सुप्रीम कोर्ट। तो केस नंबर 1 बताए, केस नंबर 1 में क्या बताए, केस ये क्रिमिनल में आ गए, क्रिमिनल केसेज। क्रिमिनल केसेज में लोअर कोर्ट में एक्विटल हुआ, तो लोअर कोर्ट जो था, लोअर कोर्ट एक्विटल, एक्विटल, फिर क्या हुआ, फिर गई सरकार हाई कोर्ट, रिवर्स एक्विटल, एक्विटल, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर कैपिटल पनिशमेंट, फांसी की सजा, हाई कोर्ट बोली कि इसको फांसी की सजा होगा, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी या फिर 10 इयर्स का सजा दी। लोअर कोर्ट से बाइज्जत बरी हो गया था, हाई कोर्ट बोली नहीं इसको फांसी पे लटकाओ, या फिर बोली कि इसको तो आजीवन कारावास होगा, या बोली कि 10 साल का सजा इसको होगा, तो ऐसा पर्सन जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। कैपिटल पनिशमेंट का कोई थ्रेशोल्ड नहीं है? कैपिटल में तो तुम फांसी। कैपिटल पनिशमेंट, हाँ पैसे मतलब लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। मतलब किसी को, फिर से रिपीट करते जा रहे हैं कि कोई केस है, क्रिमिनल केस, मर्डर है, लोअर कोर्ट बोला कि बाइज्जत बरी, हाई कोर्ट बोली कि नहीं ये तो दोषी है,
और दोषी के साथ साथ बोली या तो तीनों में से कोई एक सजा, बोल रही है कि इसको तो फांसी मिलेगा, या बोल रही इसको आजीवन कारावास मिलेगा, या बोल रही इसको 10 साल का सजा मिलेगा, तो अब ये पर्सन जो होगा ये सुप्रीम कोर्ट जा पाएगा ऑन अपील। एक्विटल क्योंकि उसको एविडेंस नहीं मिला था, हो ही सकता है कुछ या गलती हुआ। ठीक है। सेकंड केस क्या है कि केस जो था ये था लोअर कोर्ट में, और हाई कोर्ट इस केस को फैसला होने से पहले अपने पास मंगा ली। ठीक, फैसला होने से पहले अपने पास मंगा ली और यही सब सजा दे दी, तो भी ये पर्सन सुप्रीम कोर्ट में जा पाएगा। एक तो लोअर कोर्ट का फैसला गया था तब, और या तो लोअर कोर्ट को फैसला करने नहीं दिया गया, हाई कोर्ट मंगा ली केस को और मंगा करके बोली कि फांसी की सजा या आजीवन कारावास या 10 साल का सजा। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट में अपील बनता है। थर्ड, केस के हाई कोर्ट कुछ भी सजा हो certifies that case is fit for appeal to सुप्रीम कोर्ट। वो लिख के दे देती हाई कोर्ट कि ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए फिट है, तो भी अपील होगा। यानी हर केस नहीं जाता सुप्रीम कोर्ट में, ऐसा नहीं कि किसी को कोई 500 रुपए चोरी कर लिया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक जा रहा है केस। नो, इट विल नॉट हैपन। नहीं, हाई कोर्ट का हर फैसले खिलाफ बन जा सकता है। हाई कोर्ट 6 महीने का सजा सुना देगी, तो अब नहीं जाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट कि मैं 6 महीने का सजा को रद्द करवाओ। ये सब कंडीशन रहेगा, हाँ तभी जा सकते हैं, तभी जा सकते हैं। एक और तरीका होता है जाने का, ये सब कुछ नहीं फुलफिल हो रहा है, दैट इज स्पेशल लीव। स्पेशल लीव मतलब स्पेशल परमिशन दे सकती है। आप सुप्रीम कोर्ट जाइए और जाकर बोलिए परमिशन दीजिए केस करने का, उसको समझाइए क्यों, तो जा सकते हैं। ऐसा होता है, लीव मतलब परमिशन। ये हाई कोर्ट नहीं, आपको अगर ये सब कंडीशन कुछ नहीं फुलफिल हो रहा है, आपको सुप्रीम कोर्ट में जाने का रास्ता बंद है, तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जाइए, वहां पर पिटीशन डालिए कि मेरा केस प्लीज लीजिए, तो इसको बोलते हैं स्पेशल लीव। लीव मतलब परमिशन। क्या चीज? हाँ होता है, ये कॉमन है। हाँ, रास्ता निकलेगा। तो ये जो है ये हमारा हो गया, ये है हमारा अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। पहला था ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, दूसरा था अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन में आप सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, आपको हाई कोर्ट को क्रॉस करके ही जाना पड़ेगा। ठीक, और लास्ट है हमारा दैट इज एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन में प्रेसिडेंट को पावर है कि वो एडवाइस ले ले। आर्टिकल 143 प्रेसिडेंट को पावर है कि वो अ क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट पब्लिक इंपॉर्टेंस, कोई ऐसा लॉ या कोई ऐसा डेटा जो जनता के महत्व का है और उस पर क्वेश्चन या तो उठ चुका है या उठेगा, कोई ऐसा क्वेश्चन, लॉ का ऐसा क्वेश्चन, या तो लॉ का क्वेश्चन या फैक्ट का क्वेश्चन, जिस पर या तो क्वेश्चन उठ चुका है या उठेगा, उस पर एडवाइस ले सकते हैं। ये कंडीशन नंबर 1 है। ऐसे केसेज में जहां पर कोई लॉ का, जनरल इंपॉर्टेंस का लॉ का है या फैक्ट का क्वेश्चन उठने वाला है, उठा है, उस पर जब प्रेसिडेंट राय मांगता है
तो उस राय को देना सुप्रीम कोर्ट के लिए जरूरी नहीं है, वो मना भी कर सकती है। ठीक, यहां पर प्रेसिडेंट को पावर है पूछने का, लेकिन द कोर्ट इज नॉट ऑब्लाइज्ड टू आंसर। जैसे राम मंदिर का जो क्वेश्चन था वो सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया था, राम जन्मभूमि। राम जन्मभूमि से रिलेटेड फैक्ट्स, वहां क्या था क्या नहीं था, इस पर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से राय मांगा था। सुप्रीम कोर्ट राय देने से मना कर दी थी। ठीक, नहीं दे रहा है, बात आपको पता है, फैसला आ गया। फैसला अलग चीज है, राय अलग चीज है। ये राय बोली नहीं देंगे, क्योंकि बाध्य नहीं है। ठीक, नहीं उसका तो एक बात है कि केस चल रहा था, तो केस आएगा तो हम देंगे अभी। हाँ, तो उसे मना कर सकते हैं। दूसरी तरफ में जो हम लोग थर्ड जजेस केस बोलते हैं, वो थर्ड जजेस केस एक्चुअली कोई केस नहीं था। वैसे ये सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी ओपिनियन ही था। ठीक, तो एडवाइजरी ओपिनियन था थर्ड जजेस केस। सेकंड जजेस केस में कुछ क्लैरिफिकेशन, कुछ सेकंड जजेस केस में का कुछ क्लैरिफिकेशन किस साल का केस है? 98 का केस है। तो 98 में सुप्रीम कोर्ट का सेकंड जजेस केस का कुछ क्लैरिफिकेशन कि क्या खाली सीजेआई से बात करने से चल जाएगा या क्या और जजेस से बात करना पड़ेगा, ये प्रेसिडेंट मांगा था। तो सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफिकेशन दी थी। थर्ड जजेस केस में एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन का यूज हुआ था। प्रेसिडेंट मांगा था एडवाइस, सुप्रीम कोर्ट एडवाइस दी थी, और आपको पता है कॉलेजियम बड़ा हो गया ना, 3 से 5 का हो गया। कॉलेजियम 3 का था पहले, 1+2, फिर हो गया ये 1+4। थर्ड जजेस केस, थर्ड जजेस केस में जो वो कॉलेजियम बढ़ाई, प्लस ये बोली कि अगर 2 जज भी नाम को मना कर रहे हो किसी का तो नाम नहीं देना है। ये बातें जो थी ये थर्ड जजेस केस में एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन में दी गई थी। एक तो कभी वो दे सकती है एडवाइस, कभी वो नहीं दे सकते। ठीक, ये हुआ एक टाइप का केस। केस टाइप 2 जिसमें सुप्रीम कोर्ट का एडवाइस देना ही पड़ेगा, वो क्या है कि अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटीज, अगर कॉन्स्टिट्यूशन से पहले का कोई ट्रीटी, एग्रीमेंट, ये सब पर कोई डिस्प्यूट हो जाता है। रिपीट कर रहे हैं, अगर कॉन्स्टिट्यूशन का लागू होने से पहले, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रारंभ से पहले कोई ट्रीटी हुआ था, भारत की सरकार, किसी और की सरकार, अगर उससे रिलेटेड कुछ डिस्प्यूट पैदा हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांगता है प्रेसिडेंट, और सुप्रीम कोर्ट का एडवाइस देना होता है। कि जैसे कोई पुराना ट्रीटी हो, अंग्रेज सरकार की हुई हो, भारत की सरकार
सोचिए अफगानिस्तान की सरकार से, और हमारी सरकार कंफ्यूज है कि ये मेरा ऑब्लिगेशन है कि नहीं है, तो वैसे केसेज में सुप्रीम कोर्ट से पूछेगी कि ये इस ट्रीटी के बारे में आप फैसला दीजिए कि ट्रीटी का क्या है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट को बताना ही पड़ेगा, ना नहीं कर सकती। ठीक, हाँ, और दोनों में से किसी भी केसेज में, दोनों में से किसी भी केस में प्रेसिडेंट बॉन्ड नहीं एक्सेप्ट करने के लिए एडवाइस को। इसको भी रिपीट कर दें, सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन आर्टिकल 143 में लिखा हुआ है। इसमें प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से पूछ सकता है, ओपिनियन ले सकता है। ये जो ओपिनियन लेता है तब लेता है, वो इस बात पे लेता है कि कोई लॉ है या कोई फैक्ट है, इट इज ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, तो आप एडवाइस दीजिए। राम जन्मभूमि में पहले मंदिर था कि नहीं था, एडवाइस दीजिए। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। या फिर क्वेश्चन ऑफ लॉ। क्वेश्चन ऑफ लॉ में कैसा एडवाइस हो सकता है कि अगर कोई 2 राज्य 3 राज्य आपस में मिल करके कोई समझौता कर लिया हो, तो समझौता कर लिए हो तो क्या उसमें से कोई एक राज्य समझौता तोड़ सकता है? दिस इज क्वेश्चन ऑफ लॉ। इन केसेज में सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देने के लिए बाध्य नहीं है। 2 एग्जांपल दिए, राम जन्मभूमि में एडवाइस नहीं दी थी, और थर्ड जजेस केस जिसको बोलते हैं हम लोग, वो एडवाइस ही था। ठीक, लेकिन अगर प्रेसिडेंट पूछता है कि एक ट्रीटी है, एक एग्रीमेंट है जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारंभ से पहले का है, तो इस पर कोई डिस्प्यूट है, उस पर अपना एडवाइस दीजिए, तो सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस देना पड़ेगा। दोनों ही केसेज में प्रेसिडेंट इसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। आप लोगों को पता ही है, प्रेसिडेंट मतलब सरकार, बात तो हमेशा ध्यान रखिएगा। लिखने के लिए, क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए प्रेसिडेंट, समझने के लिए सरकार। तो हम लोग अभी जो कवर किए ज्यूरिसडिक्शन, एक दो और बता देंगे। हम लोग जो ज्यूरिसडिक्शन कवर किए वो कवर किए 3। वन इज ओरिजिनल। ओरिजिनल के 2 होते हैं, एक्सक्लूसिव एंड नॉट एक्सक्लूसिव। ओरिजिनल मतलब कि अगर हम लोग किसी केस को सीधे सुप्रीम कोर्ट में ले जा सके तो इसको बोलते हैं ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ठीक, हर केस को नहीं ले जा सकता। अब उसमें होता है एक्सक्लूसिव। क्या होता है पूजा? हाँ, यानी कि वैसे केसेज जो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है सीधा, और सुप्रीम कोर्ट में ही जा सकता है और कहीं जा ही नहीं सकता, तो दिस इज एक्सक्लूसिव। अंजलि, एक्सक्लूसिव का एग्जांपल दीजिए। ठीक है, 2 राज्यों का आपस में डिस्प्यूट है। इंडिया में ऐसा होता है, एक राज्य दूसरे राज्य के बारे में केस कर देता है, तो दिस इज एक्सक्लूसिव। इसमें हाई कोर्ट में जा ही नहीं सकते, सुप्रीम कोर्ट में ही जाना पड़ेगा। ठीक है, और एक होता है नॉन एक्सक्लूसिव। ये क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं और हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। तो इसमें जैसे रिट्स, ठीक ठीक है, रिट्स जो होते हैं, तो रिट में किस आर्टिकल से सुप्रीम कोर्ट? हाँ, 32, और हाई कोर्ट 226। तो हम लोग इसमें हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। किसका ज्यादा है? हाई कोर्ट का। कैसे?
और सुप्रीम कोर्ट। बस वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, ठीक है, एक तो फंडामेंटल वायलेशन राइट, ठीक है, तो ये हो गया हमारा नॉन एक्सक्लूसिव। अब आता है हमारे पास अपीलेट, हो गया ना, अपीलेट, अपीलेट है ना, अपीलेट, अपीलेट में क्या है, किसको बोलेंगे अपीलेट? अगर हाई कोर्ट के डिसीजन से सैटिस्फाई नहीं है तो अपील कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप सुप्रीम कोर्ट में सीधे नहीं जा सकते, आपको एज अपील जाना पड़ेगा हाई कोर्ट के अगेंस्ट में, तो बोलेंगे अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन में लोग देखें कि अगर हाई कोर्ट सर्टिफाई करती है, लिख के देती है कि इट इन्वॉल्व्स अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ व्हिच रिक्वायर्स इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, constitutional matters, it involves a substantial question of law of general importance, civil matters, ठीक है। और क्रिमिनल मैटर में हम ये देख रहे थे कि सजा का केस होता है जिसमें कि फांसी का सजा, 20 साल का सजा, 10 साल का सजा, और उसमें लोअर कोर्ट का वर्सन को उल्टा कर दिया जाए या फिर लोअर कोर्ट को फैसला करने का मौका ही नहीं दिया जाए तो जा सकता, या फिर हाई कोर्ट लिख के दे दे कि दिस केस इज फिट टू बी अपील्ड टू सुप्रीम कोर्ट, और स्पेशल लीव से भी जाते हैं, स्पेशल परमिशन से। ठीक, ये हो गया। अब आते हैं लोग एडवाइजरी। सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेता है। सुप्रीम कोर्ट से जो एडवाइस लेता है किस बात पे लेता है? क्वेश्चन ऑफ लॉ और पब्लिक इंपॉर्टेंस। ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन उठ गया है जो जनता के हित का है तो लेता है, या फिर प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी पे वो लेता है। अच्छा, तो खैर हम लोग इतना सारा पढ़ गए, अब हम लोग कुछ और देखते हैं। ये तो हो गया आर्टिकल 131 हम लोग देख लिए थे, 132 टू 134 भी हम लोग देख लिए थे। 132 टू 134 क्या था? अपीलेट। हम लोग एक देखते हैं अभी जो रिपील हो गया वो था 131A। 131A कभी आया था, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट था, बट इट वाज रिपील, तो इट वाज इंसर्टेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किस साल आया? 1976 and it was repealed 43rd Constitutional Amendment Act 1977। इसमें क्या था? ये सब इंदिरा गांधी का काम था। वो करवाई थी कि अगर कोई सेंट्रल लॉ होगा तो उसका अपील केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में ही होगा। रिपील हो गया। अब कहने का मतलब ही क्या है ना कि आप सेंट्रल लॉ अगर कोई है तो आप उसको यहां भी आप केस कर सकते हैं। जैसे सीए था, तो सीए तो सारे देश में केस हुआ था। हाई कोर्ट भी देखती है सेंट्रल लॉ को, ऐसा नहीं कि नहीं देखती है, सेंट्रल लॉ के अगेंस्ट वर्डिक्ट दे सकती है। लेकिन इसमें लिखवा दिया गया था कि सेंट्रल लॉ का केस केवल सुप्रीम कोर्ट ही देखेगी। ठीक है, जनता पार्टी की सरकार तो हटवा दी। ठीक, अब है नहीं, बस हिस्ट्री के लिए लिख रहा है। द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेंट्रल लॉ will be exclusive jurisdiction of SC। ये खत्म हो चुका है लॉ। तो इसके आगे है हमारा एक थोड़ा थोड़ा लॉ कुछ ले रहे हैं। 137 में कुछ लिखा हुआ है काम का चीज। इसमें ये है सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट को रिव्यू कर सकते हैं। 137 सुप्रीम कोर्ट कैन रिव्यू इट्स जजमेंट। आपको पता है इस बारे में कि इसके लिए बड़े बेंच बनाने पड़ते हैं।